हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग कर रहे थे रिवीजन अपना जर्नल एंट्री का। तो बेसिक लेवल मैंने आपको फिनिश करवा दिया था, कंप्लीट हो चुका है वो। अब हम चलते हैं एडवांस लेवल पे। देखो, 8th एंट्री तक मैंने आपको बेसिक लेवल में सिखाया। 8th पॉइंट हमारा लास्ट ड्राइंग वाला पॉइंट था। 9th पॉइंट है आपका बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है सर? पैसा डूब गया। बैड डेप्ट याद रखना बच्चों, क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, पैसा डूबेगा तो डेबिट। अब जिसकी वजह से डूबेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एन अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम 10,000 रुपीज़, मतलब राम से आपको 10,000 रुपये लेना है और वो बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल, मतलब दिवालिया हो चुका है, उसके पास पैसा नहीं है। बट 30 पैसा कुड बी रिकवर, यानी कि 30 पैसा का मतलब होता है 30%। 30% पैसा हमें मिल सकता है। मतलब मैं ऐसा बोलूँ, 10,000 का 30% 3,000। सिर्फ 3,000 आपको पैसा मिल सकता है, बाकी का 7,000 रुपया क्या होने वाला है? डूबने वाला है। तो पहले तो ये लिखो, जो पैसा मिलेगा आपको कैश अकाउंट डेबिट 3,000। अब कितना पैसा नहीं मिलेगा? 7,000, वो डूब गया। तो उसको क्या लिखेंगे? बैड डेब्ट। उसको भी क्या करना है? डेबिट। अब किसकी वजह से ये सारी कहानी हो रही है? राम की वजह से, तो टू राम। ठीक है, 3,000 कैश आया, 7,000 पैसा डूबा और 10,000 रुपया हमने लेना था। नेक्स्ट एंट्री देखो, बैड डेब्ट रिकवर्ड। ये बैड डेब्ट रिकवर्ड क्रेडिट होता है, मतलब जो पैसा आपका डूबा था ना राम से, अब वो उसको थोड़ी शर्म आ गई होगी कि यार बंदा तो अच्छा था, मैंने पैसे नहीं दिए उसके, तो आज उसको शर्म आ गई तो वो पैसे देने आ गया। अब पैसे देने आया तो ये तो पता चल गया कि कैश आ रहा है मेरे पास, तो कैश तो डेबिट हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट किसको करोगे आप? अब आप बोलोगे सर राम देने आया था तो मैं ना राम को क्रेडिट कर दूंगा, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जब पैसा डूबा था तो आपने क्या नाम लिखा था उसका? बैड डेप्ट। तो जब पैसा रिकवर करोगे ना डूबा हुआ, तो राम नहीं लिख सकते हो, बैड डेप्ट रिकवर्ड ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो एग्जाम्पल। एन अमाउंट विच हैज़ बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट, कहता है जो पैसा डूब चुका था राम से, नाउ रिकवर्ड। तो आपके पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किसकी वजह से आ रहा है? जो पैसा डूबा हुआ था वो वापस मिल रहा है, टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। राम मत लिख कर आना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग जहाँ पर देखोगे वो क्रेडिट होता है। कई बार आउटस्टैंडिंग की जगह पर ना ड्यू वर्ड मिलता है, याद रखना। लेकिन आपको ड्यू नहीं लिखना है, आपको आउटस्टैंडिंग ही लिखना है। जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब ये तो पता चल गया मुझे कि आउटस्टैंडिंग है तो ये क्रेडिट होगा। तो पूरा नाम डालना आप, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी इसका पूरा नाम बनेगा। अब डेबिट किसको करोगे? पहले तो ये बताओ, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है सर? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो अभी पैसा पे नहीं हुआ है, पैसा पे होना बाकी है। तो ये तो पता चल गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। किस चीज़ के लिए पैसा नहीं दिया आपने? सैलरी के लिए, तो उसको डेबिट कर दोगे आप। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर रेंट आउटस्टैंडिंग होता तो क्या एंट्री बनती? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर वेजिज होती तो वेजिज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजिज। ठीक है, नेक्स्ट, प्रीपेड, या इसको एडवांस बोल दो आप। एडवांस भी नहीं लिख सकते आप। कई बारी ना इतना एडवांस लेवल पे चला जाता है क्वेश्चन कि प्रीपेड भी नहीं लिखता, एडवांस भी नहीं लिखता, अनएक्सपायर्ड वर्ड यूज कर देता वो। तो याद रखना, एंट्री में अनएक्सपायर्ड हो या एडवांस हो, इन दोनों का मतलब प्रीपेड होता है। और आपको ना तो एडवांस कहीं लिखना है ना अनएक्सपायर्ड कहीं लिखना है, ओनली प्रीपेड ही लिख कर आना है। ठीक है, और ये हमेशा डेबिट होता है। अब सुनो जरा ध्यान से, वेजेस पेड फॉर द ईयर एंडेड 30th जून। ध्यान से सुनना, हमने वेजेस पे कर रखी है 30th जून के लिए। आपको पता है हमारा ईयर एंड कब हो जाता है? वैसे तो 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो देखो मेरा एग्जांपल, ये 31 मार्च एंड हो गया, लेकिन मैंने तो पैसा कहाँ तक पे कर रखा है? 30th जून तक का पे कर रखा है। अब आप मुझे बताओ, वेजिस पे कर रखे मैंने 30 जून तक की, करनी कहाँ तक की थी? 31 मार्च तक की करनी थी, लेकिन मैंने उसको आगे भी 3 महीने का एडवांस में पैसा दे दिया। तो यानी कि यहाँ पर 3 महीने का हमने एडवांस में पैसा दे रखा है, अप्रैल, मई और जून। अब निकालोगे कैसे? टोटल कितना पैसा दिया आपने? 1800। उसको डिवाइड करो आप 12 से, क्योंकि आप 31 मार्च तक का टाइम देखकर चलते हो। तो यहाँ पर 12 महीने बनते हैं अप्रैल से मार्च तक के। तो 12 से डिवाइड करा, और आपने कितने महीने का एडवांस दिया है? 3 महीने का। इनटू में 3 कर दोगे आप, तो 450। तो एंट्री क्या बनेगी? वेजिस पेड फॉर द। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ना तो प्रीपेड है
ना एडवांस है ना अनएक्सपायर्ड है। तो पता कैसे चला सर कि ये एडवांस है? सिंपल, क्योंकि पैसा कहाँ तक पे कर रखा है आपने, 30 जून तक का, और ईयर कहाँ ख़त्म होता है आपका, 31 मार्च तक का। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगानी है कि 31 मार्च तक के खर्चे हमें सारे लिखने होते हैं। लेकिन इसने तो हद कर दी भाई, 30 जून तक 3 महीने का एडवांस भी जमा करा रखा है। तो ऐसे पता चला आपको कि ये एडवांस की एंट्री है। तो अब प्रीपेड, तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड को क्या करना होता है? डेबिट। लेकिन क्या किया आपने? प्रीपेड वेजिस, तो पूरा नाम बनेगा प्रीपेड वेजिस अकाउंट डेबिट टू वेजिस 450 ये तो आसान था। यहाँ प्रॉब्लम आती है, देखो, वेजिस पेड अप टू 30 जून 1500 रुपया। ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज है। देखो क्या फ़र्क है सर इसमें, ये है ईयर एंडेड और ये भी क्या है, अप टू। दोनों में डिफरेंस यही लाइन का है। मतलब जब क्वेश्चन में आपको बोले ईयर एंडेड 30 जून, तो याद रखना, तो आपको डिवाइड में 12 लेना है, ठीक है, जब भी आप 3 महीने का निकालोगे। लेकिन जब आपको देगा अप टू 30 जून, तो फिर आपने डिवाइड में 12 नहीं लेना है, आपने डिवाइड में 15 लेना है। अब आप बोलोगे सर इसका लॉजिक क्या है? बेटा अब अगर मैं लॉजिक समझाने लग गया तो 5 से 10 मिनट मुझे इसी लॉजिक को समझाने में लग जाएंगे। तो प्लीज़ रेगुलर क्लास में मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। फिर भी एक बार ये रिवीजन सेशन ख़त्म हो जाए, जो भी छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ ना, उनकी एक सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा 5-5 मिनट की, ताकि छोटे छोटे पॉइंट भी आपके कवर हो जाएं। बट इस रिवीजन वीडियो में मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आपको ईयर एंडेड ऐसे बोलेगा तो आपको डिवाइड 12 में लेना है, इंटू 3 तो लगाना ही है। लेकिन अगर आपको अप टू बोलेगा तो फिर डिवाइड में 12 मत लेना, फिर आपको डिवाइड में 15 लेना है, और इंटू तो 3 रहेगा ही रहेगा। तो 1500 को डिवाइड करोगे 15 इंटू 3, तो आपका एडवांस कितना आ जाएगा? 300। तो एंट्री बनेगी प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी एसेट का, ये लगता किसके ऊपर है सर? एसेट के ऊपर। अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है, वो तो होती है ना, अगर नई कार आज शोरूम से लेकर आ रहे हैं, 6 महीने साल बाद उसकी वैल्यू कम होएगी, तो उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। और डेप्रिसिएशन को हमेशा क्या करना है? डेबिट। और जिसकी वैल्यू घट रही है उसको क्रेडिट। आओ देखते हैं। डेप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू कितने की है? 50,000 की। तो मुझे बताओ, पहले तो डेप्रिसिएशन निकालो, कितनी वैल्यू घट गई है? 10%। 50,000 की थी प्लांट एंड मशीनरी, उसकी वैल्यू घटकर 5,000 की घट गई। तो सिर्फ इसी की एंट्री बनानी है जितनी वैल्यू घटी है। तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, किसकी वैल्यू घटी है? प्लांट एंड मशीनरी की, 5,000 रुपये से। नेक्स्ट, फिर से डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी विच वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने 50,000 का सीधा 10% ले लिया था, यहाँ पर 50,000 का 10% इंटू 3/12 भी लगाना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने वो खरीदी ही कब थी? प्लांट 1 जनवरी को, और कोई भी कैलकुलेशन 31 मार्च तक की होती है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो इंटू 3/12 भी आपको करना पड़ेगा। 1250 रुपये का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये डेबिट होता है, और क्रेडिट किसको करोगे सर? किस पे लग रहा है इंटरेस्ट? कैपिटल के ऊपर, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1000। सिंपल था ये तो। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किस पे लग रहा है? ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस या इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी। जब भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर होगा तो याद रखना एंट्री में इंस्टॉलेशन नहीं लिखना है, ओनली मशीनरी को डेबिट करना है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी 1000 रुपीज़, तो आपको इंस्टॉलेशन को डेबिट नहीं करना है ओनली, क्योंकि पैसा जा रहा है ना, इंस्टॉलेशन करवाओगे तो कैश तो क्रेडिट होगा, ये तो डिसाइड हो गया। अब डेबिट किसको करें? इंस्टॉलेशन को या मशीनरी को? तो इंस्टॉलेशन को नहीं करना है, मशीनरी डेबिट टू कैश करना है। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट कैरेज। कैरेज का मतलब होता है बेटा किराया, भाड़ा। जैसे ऑटो रिक्शा पे किराया लगा या रिक्शा पे लगा सामान लाने का, उसको कैरेज बोलते हैं। अब कैरेज आपने एसेट पे लगाया है या गुड्स पे लगाया है, ये डिपेंड करता है आपका। अगर तो आपने एसेट पे लगाया है तो आपको कैरेज को अलग से जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट करके नहीं दिखाना है। सर कैसे? समझ नहीं आया? लो,
बोट ए मशीन फॉर रुपीज़ 1 लाख एंड पेड कैरेज 5,000। हमने एक मशीन खरीदी और मशीन को लाने का खर्चा कितना करा, 5,000। अब मशीन तो खरीदी है आपने और पैसा जा रहा है आपका, ठीक है, तो पैसा जा रहा है तो कैश तो क्रेडिट होगा, मशीन डेबिट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कैरेज को डेबिट मत करना आप, क्योंकि एसेट के ऊपर आपने खर्चा किया है। तो ये जो 5,000 है ना, ये मशीन के नाम से ही आपको ऐड कर देना है। तो हम ये बोलेंगे कि मशीन 1 लाख की नहीं खरीदी, मशीन 1,05,000 की खरीदी है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैरेज को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कैरेज गुड्स पे किया है तो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा इसको डेबिट साइड में। देखो, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 20,000 एंड पेड कैरेज 1,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 ये तो लिखना ही है आपको, साथ में कैरेज को भी आपको अलग से शो करके दिखाना है 1,000 रुपये का टू कैश अकाउंट। यहाँ मैंने अलग नहीं किया था ना, यहाँ करके दिखाना। याद रखना, जब भी गुड्स होगा तो कैरेज को अलग से शो करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 रुपीज़ टू द राम अगेंस्ट चेक। चलो, हमने सोल्ड किया है, सोल्ड कहीं लिखते नहीं है, गुड्स कहीं लिखते नहीं है, हमेशा क्या लिखते हैं, सेल्स। सेल्स क्या होती है, क्रेडिट। एक चीज़ तो पता चलेगी कि सेल क्रेडिट होगी। अब बताओ, डेबिट राम को करोगे या चेक से पैसा मिल रहा है बैंक को करोगे, बताओ। अगेन राम को नहीं करेंगे, बैंक को करेंगे, ठीक है। 20% प्रॉफिट कमाया आपने, 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000। तो कितने का गुड्स बेचा आपने, 60,000 रुपीज़ का। उसमें से लेस करो 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो 60,000 का 6,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो एंट्री किसकी बनेगी, 54,000 की। कैरेज है 200 रुपये का, ध्यान रखना कैरेज भी पे किया आपने। नोट चार्ज फ्रॉम कस्टमर, बेटा कस्टमर आया, उसने बोला सर ये सामान ना मेरे घर तक पहुंचा दोगे आप। मैंने कहा हाँ जी सर ज़रूर पहुंचा देंगे। अब बात ये आती है कि जो ऑटो पे जाएगा सामान लेकर, उसका खर्चा कौन देगा। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, नोट चार्ज फ्रॉम कस्टमर, हम कस्टमर से वो 200 रुपया नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कस्टमर आपको कितना पैसा दे के जाएगा, ओनली 54,000 रुपीज़। तो एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम 54,000। लेकिन सर इसका क्या, जो 200 रुपया गया है उसकी जनरल एंट्री अलग से बनेगी। अब पैसा जा रहा है ना हमारी जेब से, तो कैश तो क्रेडिट होगा। किसकी वजह से जा रहा है, कैरेज की वजह से जा रहा है। तो कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि सामान को भेजने का खर्चा है, तो कैरेज आउटवर्ड 200 रुपये की अलग एंट्री बनेगी। नेक्स्ट, बेटा अगर नहीं समझ में आता ना, प्लीज़ एक बार रिवर्स करके दोबारा से शांत मन से आप दोबारा से वीडियो को देखना। फिर भी डाउट आता है ना तो आप कमेंट करना, कोई भी डाउट होगा मैं पक्का उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा। सोल्ड गुड कॉस्टिंग रुपीज़ 51,000 टू राम एट ए 33 1/3 प्रॉफिट। तो 51,000 का गुड्स आपने राम को बेचा। इसका मतलब बच्चों में आपने ऑलरेडी बता रखा है 1/3 होता है। 51,000 का 1/3 कितना होता है, देखो 51,000 का 1/3 होता है 17,000। तो ऐड कर दो, प्रॉफिट है 68,000 लेस 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका 10% भी माइनस कर दो, 6,800। तो गुड्स कितने में सेल किया आपने, 61,200। ये तो पक्का पता है कि सेल क्या होने वाली है, क्रेडिट 61,200 की। लेकिन कैरेज भी आपने पे किया 500, और इस बार आप कस्टमर से चार्ज करोगे। आप मुझे बताओ कस्टमर से अब आप कितना पैसा चार्ज करोगे। एक तो जो 61,200 का आपने गुड्स बेचा, प्लस 500 रुपया उसके जो घर पे सामान जाने वाला है, तो टोटल आप 61,700 चार्ज करोगे। और पैसा अभी आया नहीं है, तो राम को डेबिट कर दो 61,700। और सेल कितने में करी आपने, 61,200। और ये सर कैश क्यों क्रेडिट करा, क्योंकि कैश इसलिए क्रेडिट करा क्योंकि मेरी जेब से 500 रुपया किराया दिया जो कि मैं वसूल कर लूँगा राम से। तो अभी तो पैसा जा रहा है मेरी जेब से 500 रुपया। तो इस तरह से एंट्री करके दिखानी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये एंट्री थी, अच्छे से रिवर्स करके दोबारा से सुन सकते हो। तो यहाँ तक का बच्चों एक बार हम देख लेते हैं। एक छोटी सी वीडियो आपकी और बनेगी, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स तक की, तो आपका पूरा का पूरा जर्नल एंट्री फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।